हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डीआरटी फर्स्ट ईयर आरपीएमसी का एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, उसका क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें आती है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, डीआरटी फर्स्ट ईयर के कितने नंबर का वो होता है। ठीक है। और डीआरटी फर्स्ट ईयर में टाइम कितना लगता है आरपीएमसी में। ठीक है, इस चीज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है इसका, इस चीज के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, तो मैंने कहा डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 600 नंबर का डीआरटी फर्स्ट ईयर का पूरा अगर अपन बात करें तो कितने नंबर का होता है, तो मैंने कहा ये 600 नंबर का होता है पूरा डीआरटी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि 600 नंबर का ये पूरा होता है। ठीक है, 600 नंबर का ये होता है। अब इस 600 नंबर में क्या क्या चीजें आती है उसकी मैं बात करता हूं, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशंस करते हैं तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो डीआरटी फर्स्ट ईयर में होने वाली है, कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर का वाइवा होता है, कितने नंबर के सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं कॉलेज से, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और कितने नंबर कितना कितना ड्यूरेशन होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली ज्यादा टाइम लगता है बजाय सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो अपन बात करने वाले इन सारी चीजों के बारे में। तो मैं कहूंगा डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है राजस्थान आरपीएमसी में जो कोर्स करवाए जाते हैं, तो एक्सरे टेक्नीशियन वो सारे सब कुछ कोर्स होता है वो डीआरटी फर्स्ट ईयर के नाम से है। तो मैंने कहा डीआरटी फर्स्ट ईयर में 600 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें तीन चीजें आती है इस 600 नंबर में। मैंने कहा कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। देखिएगा कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एना एनाटॉमी का। ठीक है, फिजियोलॉजी का और पैथोलॉजी का। ये कॉमनली तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एना फिजियो से जनरली आते हैं क्वेश्चंस, मैक्सिमम पोर्शन इनका होता है। पैथो की कुछ सेलेक्टिव डिजीज होती है आपके, यानी कि मैंने कहा 7-8 आपके सिलेबस में है, वो अभी बताएंगे आपको सिलेबस में। ठीक है, केवल वही पूछी जाती है जनरली। ठीक है, तो मैंने कहा ये फर्स्ट पेपर जो होता है वो एना पैथो और फिजियो से आते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है वो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का होता है बच्चों, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का। ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है वो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का होता है। थर्ड पेपर की अगर मैं बात करूं, थर्ड पेपर किसका होता है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि रेडियोग्राफी का होता है। थर्ड पेपर जो होता है वो रेडियोग्राफी का होता है। और इसका जो फोर्थ पेपर होता है वो डार्क रूम टेक्निक्स का होता है या डार्क रूम प्रोसीजर का होता है, डार्क रूम प्रोसीजर, डार्क रूम प्रोसीजर्स का होता है। तो ये 4 पेपर्स पूछे जाते हैं आपके, 4 पेपर आते हैं बच्चों। पहले कोविड से पहले इसके पेपर्स ज्यादा होते थे कंपलसरी, कुछ कंप्यूटर्स और इंग्लिश के पेपर्स भी होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं वो। ठीक है, ये 4 पेपर्स आते हैं आपके। ये पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। हर पेपर जो होता है वो कितने नंबर का होता है बच्चों, 100 नंबर का। इस हिसाब से मैंने कहा कि 4 पेपर होते हैं, थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा 4 पेपर होते हैं, उसमें से 400 नंबर का ये होता है। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट हर पेपर होता है वो 3 घंटे का होगा आपका। और इसमें आपको मैं बताऊं, इस जो 2 साल का जो डिप्लोमा है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इन फर्स्ट ईयर में भी एक ही पेपर होता है, सेकंड ईयर में भी एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर वाइज में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें यह है कि एक साल में एक ही पेपर होगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। 4 सब्जेक्ट होते हैं वो 100-100 नंबर के होते हैं। ऐसे 400 नंबर का थ्योरी पेपर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, थ्योरी पेपर्स। तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, थ्योरी के पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी पेपर्स जो होते हैं वो कितने नंबर का होगा बच्चों, वो होगा, ठीक है, वो कितने नंबर का होगा, मैं कहूंगा कि वो 400 नंबर का होता है। अब भाई साहब 600 में से 400 तो हो गए, 200 किसके। ठीक है, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपके इंटर्नशिप भी होती है, उस इंटर्नशिप की भी मैं बात करूंगा। कि मैंने कहा इंटर्नशिप जो होती है, ठीक है, पहली तो बात यह है कि ठीक है 400 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद में
मैं कहूंगा कि पहला क्या होता है, थ्योरी एग्जाम्स होता है, 4 पेपर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपकी एग्जाम होने के बाद में 45 डे की क्या होती है बच्चों, ट्रेनिंग होती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इंटर्नशिप होती है। जैसे एग्जाम खत्म हुए, एग्जाम के 45 डेज का एक रोस्टर निकलता है आरपीएमसी से कि 45 दिन की इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो 45 दिन की बच्चों ये ट्रेनिंग होती है, 45 दिन का मतलब 1.5 महीने की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक टाइम टेबल आता है, जैसा एग्जाम्स के लिए सेंटर वाइज स्टूडेंट्स के सेंटर वाइज आता है, ऐसे ही किसके हिसाब से आता है, मैंने कहा कि ऐसे ही, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आता है। किसके लिए आता है, प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए क्या चीज पूछी जाती है। ठीक है, इसका 3 चीजों में मैंने कहा कि इसका थ्योरी पेपर हो गया, थ्योरी पेपर्स होते हैं वो 4 हो गए जो 400 नंबर का होता है। मैंने कहा इसका इंटर्नशिप होता है वो 45 दिन का, और इसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल बच्चों 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अदर कोर्सेज जो होते हैं ना बच्चों, उसमें इस ट्रेनिंग के भी, इंटर्नशिप के भी नंबर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे केवल और केवल डीआरटी में केवल और केवल सेशनल नंबर जाते हैं कॉलेज से। कौन से नंबर होते हैं बच्चों, सेशनल मार्क्स बोलते हैं उनको। ठीक है, सेशनल मार्क्स ही जाते हैं बच्चों आपके। तो देखना, मैंने कहा कि ये सेशनल मार्क्स जाते हैं, वो 100 नंबर के जाते हैं जो कॉलेज से होते हैं। ठीक है, जो कॉलेज से भेजे जाते हैं, और ये एग्जाम्स होने के बाद में भेजे जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि 400 नंबर का थ्योरी पेपर्स होता है, उसके बाद में इंटर्नशिप होती है, 45 डेज की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद मैंने कहा सेशनल मार्क्स होते हैं, वो सेशनल मार्क्स कॉलेज से भेजे जाते हैं, और फिर प्रैक्टिकल जो वाइवा होता है, उस वाइवा की मैं बात करता हूं, वो 45 दिन की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद में हर ईयर में होती है, फर्स्ट ईयर में भी होगी, सेकंड ईयर में भी होगी, एग्जाम के जस्ट बाद में 45 दिन की इंटर्नशिप लगाई जाती है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉलेज वाले किस हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे अटैच्ड हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें भेजे जाते हैं। ठीक है, वो खुद के हिसाब से भेजते हैं कॉलेज वाले। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल या वाइवा जो होता है वो 100 नंबर का होता है, सेशनल मार्क्स 100 नंबर के होते हैं, थ्योरी का जो होता है वो 400 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल मार्क्स जो होते हैं ना बच्चों, कितने होते हैं, मैं कहूंगा जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने हो गए भाई। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 600 नंबर के हो गए भाई, 600 नंबर के। टोटल मार्क्स कितने नंबर के हो गए भाई, टोटल 600 नंबर का हो गया। यानी कि डीआरटी फर्स्ट ईयर आपका 600 नंबर का होता है। 600 नंबर में से कितने लाने होते हैं, तो पासिंग मार्क्स की मैं बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं बात करता हूं पासिंग मार्क्स की। तो मैंने कहा कि 3 स्टेप में डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है वो कितने स्टेप में हुआ बच्चों, डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है, डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में उस टाइम पे होता है, ठीक है, मैं कहूंगा फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, वो 4 पेपर पूछे जाते हैं, 4 पेपर के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, 4 पेपर्स आते हैं भाई, और वो कितने नंबर का आता है आपको पता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में ये 400 नंबर का आता है भाई। ठीक है, कितने नंबर का भाई, 400। उसके बाद देखिएगा बच्चों, मैंने कहा कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैंने कहा 45 डेज की इंटर्नशिप, इंटर्नशिप होती है, 45 डेज की इंटर्नशिप होती है बच्चों। ठीक है, आफ्टर एग्जाम कब होती है ये, जस्ट आफ्टर एग्जाम, जस्ट आफ्टर एग्जाम। तो जस्ट आफ्टर एग्जाम 45 डेज की इंटर्नशिप होती है, जिसमें हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने अपने हिसाब से
खुद से एफिलेटेड हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। फिर थर्ड स्टेप में फिर उसके बाद में क्या होता है भाई, 45 दिन के बाद में फिर आरपीएमसी से एक रोस्टर निकलता है प्रैक्टिकल या वाइवा का। तो वो प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल जो होते हैं, या इसको मैं बोल सकता हूं ये वाइवा होता है। ठीक है बच्चों, ये 100 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होता है भाई। ये वाइवा जो होता है वो 100 नंबर का होता है। तो डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है, अच्छा कॉलेज से नंबर भी भेजे जाते हैं, वो कॉलेज से जो नंबर भेजे जाते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 100 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि 600 नंबर का ये डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है कितने नंबर का हो गया बच्चों, 600 नंबर का हो गया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया क्या। और इस साल में एक ही बार होता है एग्जाम्स, इसका बार बार नहीं होता। अब आपको बच्चों में एक डेटा देता हूं कि मैंने कहा डीआरटी फर्स्ट ईयर जो होता है उसका एग्जाम्स कब होता है, ये चीज तो समझ में आती है कि इसका एग्जाम 3 स्टेप में ये सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैंने कहा कि थ्योरी एग्जाम्स होता है, 45 दिन की इंटर्नशिप होती है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है। लेकिन मैंने कहा कि ड्यूरेशन कितना होता है, कई बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चे क्या करते हैं कि वेट करते हैं, यार एग्जाम शायद अगले महीने होगा, शायद उससे आगे वाले महीने होगा, या उससे आगे वाले मंथ में होगा। ठीक है, तो ये 2 साल का डिप्लोमा जो दे रखा है ये कितने साल में होता है, एक डेटा में आपको बताता हूं बच्चों, एक बार देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक बार देखना, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं डीआरटी 2023-24 बैच की मैं बात कर रहा हूं। इसके एडमिशन जो चलता है ना, एडमिशन 2-3 महीने चलता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, उसके मॉक अप राउंड्स। ठीक है, तो ये काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में क्लासेज का एक रोस्टर निकलता है कि आपकी डीआरटी फर्स्ट ईयर की क्लासेज जो है वो इस तारीख से लगाई जाती है। तो मैं कहूंगा इसकी जो क्लासेस लगाई जाती थी, इसकी जो क्लासेस लगाई गई है वो लगाई गई है बच्चों दिसंबर 2024। ध्यान देना, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 मतलब क्लासेज स्टार्ट हुई है, क्लासेज स्टार्ट। ठीक है बच्चों, क्लासेज स्टार्ट कब हुई है, दिसंबर 2024। इसके डीआरटी फर्स्ट ईयर जो है इसका एग्जाम 23-24 बैच की मैं बात कर रहा हूं। तो इस 23-24 बैच का ठीक है क्लासेज स्टार्ट हुई दिसंबर 2024 में, इसके एडमिशन चले थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग, इनके मॉप अप राउंड्स। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि मैंने कहा कि इसका क्लासेज स्टार्ट हुई इस महीने में, इसके एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, मेन एग्जाम ही होते हैं। ठीक है, मेन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मेन एग्जाम हुए हैं ना, ये मेन एग्जाम हुए हैं बच्चों अगस्त 2026 में, अगस्त 2026 में, या अगस्त सितंबर अपन ले सकते हैं, कुछ के अगस्त में स्टार्ट हो गए थे, कुछ के। ठीक है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अगस्त सितंबर की, या जुलाई अगस्त की, जुलाई के लास्ट में, या ठीक है। तो ये इस डेट को स्टार्ट हुए इसके एग्जाम्स। इसका मतलब लगभग ये तो 2024 निकल गया, 2025 स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है 2025 में स्टार्टिंग में क्लासेस लगी, दिसंबर गया, पूरा 2025 गया, 26 में भी कब, जुलाई अगस्त में, तो 6 महीने इसके, साल भर, ये लगभग ड्यूरेशन में बताऊं आपको। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है उसकी मैं बात करता हूं, तो ड्यूरेशन जो होता है ना ये कितना हो गया भाई, ठीक है 1.5 साल में बोल सकता हूं, 1.5 साल, 1.5 ईयर। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं 18-19 महीने, 18 मंथ, ये हो गया भाई। क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है ना बच्चों किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज का, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन पैरामेडिकल्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब कोविड बाद में थोड़ा और स्पीड, पहले तो और भी ज्यादा लगता था टाइम, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में सेकेंड ईयर में इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है,
लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। तो 15 1.5 साल के आसपास में, यानी कि 18 मंथ या 18 से 20 मंथ में आपके फर्स्ट ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका डेटा जो आपको दिखाना था, और ये हर बैच के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो भी बैच है उससे पहले वाला भी है, उससे पहले वाला भी इतना ही टाइम लग रहा था, लगभग अप्रोक्स मान के चलिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 1.5 ईयर्स, भाई 1.5 साल तो लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ठीक है, मैंने कहा कि 3 स्टेप में होता है, इसका आपको बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न रहता है बच्चों, इस तरह से एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस किस तरह से आता है, एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहता है, इसका पेपर का किस तरह से पेपर्स आते हैं, तो मैं कहता हूं कि इसके जो पेपर्स पूछे जाते हैं ना बच्चों, मैंने कहा 4 थ्योरी पेपर्स होते हैं, उसके बाद में इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में थर्ड स्टेप में फिर मैंने कहा कि इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा है, उसके काफी सारी चीजें पूछी जाती है, और एक ही दिन का ये वाइवा होता है। ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दिन बुलाएंगे आपको, एक ही दिन बुलाएंगे, सारे सब्जेक्ट का कॉमनली उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका वाइवा होता है। अब बात करते हैं पेपर की, मैं बात करता हूं पेपर्स किस तरह से आते हैं। मैं कहूंगा कि जो पेपर्स होता है, आरपीएमसी का जो पेपर बनता है, आरपीएमसी का जो पेपर बनता है ना बच्चों, उस आरपीएमसी के पेपर्स में बच्चों 7 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 7 क्वेश्चंस। 7 में से ऐसे कहा जाता है कि अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी 5। क्या भाई? अटेम्प्ट एनी 5, इसका मतलब आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यानी कि 7 में से कितने क्वेश्चंस करने होते हैं भाई? आपको 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है? ठीक है, वो 20 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है भाई? हर क्वेश्चन, मैंने कहा हर क्वेश्चन जो आता है ना, वो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्वेश्चन। इसमें ऐसा कहा जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन है, उसको ए और बी इस तरह से भी दे दिया जाता है, जो ये 10 नंबर का होगा, ये भी 10 का होगा, लेकिन टोटल वही 20 नंबर का होता है। कुछ ऐसे भी आते हैं कि क्वेश्चन जो होता है उसको ए बी सी डी 4 फॉर्म में दे दिया जाता है, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो 5-5 नंबर का होता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन वही 20 नंबर का होता है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो पेपर का पैटर्न इस तरह से होता है। टोटल नंबर की मैं बात करूं तो 100 नंबर का आता है बच्चों, 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है। पासिंग मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पासिंग देखो, पासिंग नंबर्स कितने चाहिए होते हैं उसकी बात करते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो आपको डिप्लोमा के कोई सा भी कोर्स देख लीजिए, आप कोई सा भी डिप्लोमा देख लीजिए, पासिंग मार्क्स जो है, राजस्थान स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, पासिंग मार्क्स 45% चाहिए होता है, जाके डिग्री में 50% है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होता है? मैंने कहा पासिंग मार्क्स जो चाहिए होता है वो 45% चाहिए होता है, 45%। ठीक है, पासिंग मार्क कितने चाहिए होता है? 45%। इसका मतलब थ्योरी की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखना, थ्योरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थ्योरी की अगर मैं बात करूं, थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए देखना, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी के 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, और चारों पेपर्स मैंने कहा कि 100-100 नंबर का होता है। हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए होता है? ठीक है, तो मैं कहूंगा 45 नंबर पर सब्जेक्ट या पर पेपर, पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट कितने नंबर चाहिए भाई? कितने नंबर चाहिए? 45 नंबर चाहिए, क्योंकि हर पेपर जो होता है वो 100 नंबर का आता है। पता, वाइवा की मैं बात करता हूं, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल या फिर वाइवा की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल या वाइवा आफ्टर एग्जाम्स, जो 45 डेज की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उस ट्रेनिंग के बाद में फिर मैंने कहा कि आपका प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है,
उस प्रैक्टिकल में भी आपको कितने चाहिए होते हैं भाई? 45 नंबर चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 45 नंबर। तो ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है बच्चों। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है 45 आपको क्या चाहिए होते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में 45% चाहिए होते हैं। अब यह है कि अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो उसका 45% 45 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि इसमें अगर 600 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 600 की अगर 400 की अगर मैं बात करूं, 400 की, तो 400 में से आपको 45 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। 45 नंबर है। अब ये है कि किस तरह से अब इसका 45% आप निकाल सकते हो, लेकिन अपने को हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। आपको एक चीज और मैं बताता हूं इसमें, जो मैं कहूंगा, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि 45 नंबर का चाहिए होता है, इसको पासिंग मार्क्स चाहिए होता है 45 नंबर का। लेकिन मैंने कहा कि इसमें से भी 45 नंबर में से अगर किसी के एक सब्जेक्ट्स में अगर 5 नंबर तक कम पड़ जाते हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स में उसके ग्रेस लग जाता है 5 नंबर का, और वो फिर उसको ऐसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर का, किसी के 3 नंबर का, लेकिन 2 सब्जेक्ट में नहीं लगेगा भाई, एक ही सब्जेक्ट में लगता है वो चीज, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पेपर्स के बारे में। सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया अपन कि डीआरटी फर्स्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, कितने नंबर का होता है, किस किस स्टेप में, सारे स्टेप्स के बारे में अपन ने समझा कि इस तरह से इसके पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा मैं प्रीव्यू आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ा अपन जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में एक बार देखते हैं। तो बच्चों इसका सिलेबस की बात करूं मैं, तो सिलेबस जो होता है वो सिलेबस में 4 पेपर्स पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में रेडियोलॉजिकल फिजिक्स होती है। थर्ड पेपर जो होता है रेडियोग्राफी का होता है, ठीक है। रेडियोग्राफी फर्स्ट बोलते हैं, या फिर रेडियोग्राफी फर्स्ट, या फिर इसको बोला जाता है पोजिशनिंग का पेपर। फोर्थ पेपर जो होता है डार्क रूम प्रोसीजर्स का होता है, ठीक है। तो 4 पेपर पूछे जाते हैं। उसके बाद में इन 4 पेपर्स में अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि आपको सिलेबस सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार देखते हैं बच्चों, इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एनाफिजियो में आपको बताऊं मैं, सारे जितने भी सिस्टम होते हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। एक बार अपन जल्दी से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एनाफिजियोपैथो में एना की मैं बात करता हूं, एनाफिजियो की मैं बात करता हूं। उसके बाद में पैथो के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। स्केलेटन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीआरटी के लिए, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें भी, ठीक है। उसके बारे में अपन अलग से इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है, उसके जॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में काफी बार पूछा जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में काफी बार आते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम, सेल टिश्यू के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ब्लड के बारे में, ठीक है। ज्यादातर डीएमएलटी में पूछा जाता है ब्लड के बारे में, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत इरिथ्रोपोइसिस का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बच्चों आपको, ठीक है, क्या पढ़ना होता है, स्प्लीन के बारे में पढ़ना होता है, बोन मैरो के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बनता है डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स वगैरह, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम के बारे में पूछा गया, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में खूब पूछा गया है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, सेंस ऑर्गन में ईयर, आई के फंक्शंस वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजिकली पता होनी चाहिए। ये आपका सिलेबस को किस तरह से आपको पढ़ना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है अपने को, कि क्या सिलेबस है, इसका क्या पैटर्न है, उस हिसाब से देखना है आपको। एग्जाम पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करता हूं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की। तो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं इसको। रेडियोलॉजी वाले जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज है, उसके लिए मैंने कहा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि एक बेस होता है,
बेस होता है और इसमें काफी जनरल फिजिक्स आती है, जो काफी बेसिक फिजिक्स आती है रेडियोलॉजी की। तो ये सेकंड ईयर में भी है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि इसको। और ये क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्सरे जो होता है रेडियोग्राफर्स वगैरह के आगे जो वैकेंसीज आती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सरे का प्रोडक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी, वाइवा के पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो भाई साहब रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सरे ट्यूब के बारे में, अलग अलग तरह की एक्सरे ट्यूब होती है, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। इंटरेक्शन विद मैटर, टाइप ऑफ रेडिएशंस के बारे में पूछा जाता है, रेडियोलॉजिकल यूनिट्स होती है उसके बारे में कहीं दफा पूछा जाता है। रेडिएशन हैजार्ड्स होते हैं, रेडिएशन हैजार्ड्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और आपके सिलेबस में जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्शंस के काफी सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज होती है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती है जो रेडिएशंस का रेगुलेशंस करती है, उसके लाइसेंसिंग करती है, ठीक है, चलाने के लिए सेटअप को, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज होती है। एडवांस इमेजिंग्स भी अलग अलग तरह की होती है, सेकेंड ईयर में ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में केवल आपको फ्लोरोस्कोपी और मेमोग्राफी ये पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा जनरल फिजिक्स भी काफी आती है। जनरल फिजिक्स में, ठीक है, कुछ चीजें पूछी जाती है, वो आपको मैं बताऊं कि डिस्टेंस, कुछ मैकेनिकल टर्म होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार। हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ के बारे में कई बार पूछा गया है, ठीक है, डेंसिटी के बारे में, इस तरह की सारी मैकेनिकल टर्म्स पूछी जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, रदरफोर्ड बोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मोल कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टेट में इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रोस्टेट से कुलाम्स लॉ, ठीक है, कुलाम्स लॉ हो गया। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम होता है, प्रिंसिपल होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन इसके टाइप होते हैं, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है इस बारे में, और ट्रांसफार्मर के लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसको रटना है, रटने से मतलब यह है कि उसको समझ के एक बार, यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी उस क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। आप पुराने पेपर्स को एनालाइज करोगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है, काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। आपको पिछले 3-4 पेपर उठा के देखोगे ना तो उसमें से लगभग कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर बार ही पूछ रहा है, लगभग हर बार ही पूछ रहा है, ठीक है। एक्सरे जनरेटर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, रेडियो एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है भाई रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसमें से अल्फा डीके, बीटा डीके के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में देखिए रेडियोग्राफी, 2 सब्जेक्ट्स अपन ने देखे, उसके एनाफिजियो के बारे में, पैथो के बारे में, ठीक है, ठीक है। अपन ने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में, रेडियोग्राफी के बारे में, रेडिएशन फिजिक्स के बारे में देखा, उसकी जनरल फिजिक्स के बारे में देखा। अब बात करते हैं उसकी पोजिशनिंग क्या होती है, किस तरह से एक्सरे करते टाइम पोजीशन सेट करते हैं। तो मैंने कहा थर्ड पेपर में क्या क्या कंटेंट है उस चीज के बारे में अपन देखते हैं। थर्ड पेपर में क्या क्या चीजें आप पूछी जाती है, स्कल के एक्सरेज होते हैं काफी सारे, चेस्ट के एक्सरेज होते हैं, चेस्ट या थोरेक्स बोन जो होती है, या फिर मैं कहूं कि स्कल के एक्सरे, थोरेक्स के यानी कि चेस्ट एक्सरेज अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बेसिक्स एक्सरे भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरे भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने कहा कि एब्डोमेन के एक्सरेज भी होते हैं, स्पाइन के एक्सरे होते हैं बच्चों, स्पाइन भी अलग अलग होती है। तो मैंने कहा कि सर्वाइकल स्पाइन के, थोरेसिक स्पाइन के, लंबर स्पाइन के, ठीक है। और इसमें मिक्स में काफी बार पूछ लिया जाता है कि इनकी एलएस स्पाइन, लंबोसेक्रल स्पाइन के एपी व्यू, लेटरल व्यू, बेसिक व्यू पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो इनके क्या इंडिकेशंस होते हैं, इसकी प्रॉपर तरीके से आपको एक ही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है।
तो वो चीज क्या होती है, एक सीक्वेंस से पढ़ने से वो सारी चीजें आपको काफी हद तक याद रहती है। ठीक है, तो हिप जॉइंट्स यानी कि पेल्विक के काफी सारे एक्सरेज होते हैं, हिप जॉइंट्स के एक्सरेज होते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब के मैंने कहा अपर लिम्ब के हैंड के एक्सरेज होते हैं अलग अलग तरह के, रिस्ट के होते हैं, फोर आर्म के होते हैं, एल्बो के होते हैं, आर्म के होते हैं, शोल्डर के होते हैं। ये अपर लिम्ब के अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, उनके एक्सरेज आपको पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक भी होता है, जैसे कि रिस्ट का होता है अल्नर डेविस स्कैफोल्ड व्यू होता है अल्नर, और ठीक है रेडियल व्यू, अल्नर व्यू, अलग अलग तरह के पूछ सकते हैं। उसके बाद में लोअर लिम्ब के भी होते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने कहा फुट का, एंकल का होता है, मैंने कहा कि लेग का होता है, नीज का होता है, नी के भी अलग अलग तरह के होते हैं, फुट के भी अलग अलग तरह के कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। बेसिक व्यू तो सबके पढ़ने हैं, एपी पीए लेटरल, ये तो बेसिक व्यू है, आपको ये सारी चीजों के बारे में पढ़ने हैं। ऑब्लिक व्यू, ये बेसिक व्यू के अलावा कुछ स्पेसिफिक है, वो लिमिटेड है आपके, वही चीजें आपको देखनी है। ठीक है, फिर मैंने कहा स्पेशल रेडियोग्राफी में डेंटल रेडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज। ठीक है, ये तो सभी पढ़ते हैं कि सारे अलग अलग बॉडी के सारे अलग अलग तरह के जॉइंट्स और बोन्स होती है, उनके अलग अलग तरह के व्यू आप देखते हैं, बेसिक व्यू और कुछ स्पेसिफिक व्यू। उसके अलावा कुछ स्पेशल रेडियोग्राफी में क्या चीज पूछी जाती है, मैंने कहा डेंटल रेडियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेंटल रेडियोग्राफी क्या होती है बच्चों, मैक्रो माइक्रो रेडियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। जनरली ये 10 नंबर से या 5 नंबर के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। माइक्रो रेडियोग्राफी, मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी। मोबाइल रेडियोग्राफी क्या होती है, वार्ड रेडियोग्राफी क्या होती है, पोर्टेबल रेडियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, बेड साइड या वार्ड रेडियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। ओटी रेडियोग्राफी क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है, जिसमें सियाम मशीन अपन यूज करते हैं, एक्सरे मशीन। साइन रेडियोग्राफी क्या होती है, साइन रेडियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी क्या होती है, इमरजेंसी रेडियोग्राफी क्या होती है, सारी चीजों के बारे में ठीक है स्पेसिफिक नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जिसमें ये पूछते हैं ABCD, ऐसे इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या 10-10 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखिए डार्क रूम का फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो है आपका डार्क रूम का। डार्क रूम प्रोसीजर से क्या क्या चीजें पूछी जाती है, डार्क रूम प्रोसीजर में क्या क्या कंटेंट है आपके सिलेबस में, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, डार्क रूम का एक लिमिटेड एक छोटा सिलेबस है, लेकिन इससे क्वेश्चंस भी लिमिटेड ही पूछे जाते हैं। इसमें से फिक्स क्वेश्चंस आपको 1-2 के साल के क्वेश्चंस पेपर से उठा के देखोगे तो इसमें आपको यह पता लग जाएगा किससे क्या क्या सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और हर साल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पास होने के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, वो कुछ क्वेश्चंस है वही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि डार्क रूम का लेआउट है, कैसेट्स है, कैसेट्स का लेआउट, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह। फिर ठीक है, मैंने कहा कि इंटेंसिव एंड स्क्रीन, स्क्रीन जो होती है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। उसमें बच्चों मैंने कहा कि उसमें स्क्रीन का स्पीड क्या होता है, स्क्रीन के स्पीड के बेस पर उसके क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, शार्पनेस क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा रेडियोग्राफिक फिल्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फिल्म के बारे में पूछा जाता है कि जो आप एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे आपके हाथ का एक्सरे अगर हो रहा है तो उसके नीचे कुछ रिसेप्टर होता है रिसीव करने के लिए, कि आज का जो एक्सरे छपा है किस पर छपा है। तो वो रेडियोलॉजिकल कैसेट्स होती है, उसमें फिल्म होती है, फिल्म होती है, और फिल्म किसके बीच में होती है, दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में होती है। इस तरफ का ये सेटअप होता है। सारी लेयर्स के बारे में आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, उसके काम क्या होते हैं इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए प्रोसेसिंग, उस कैसेट को ठीक है जिसमें एक्सरे छपा है उसको फिर अनलोडिंग करते हैं, इसका मतलब उससे कैस फिल्म को निकालते हैं। ऐसी लेयर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिल्म है, फिल्म में ही एक्सरे छपते हैं, या फिर फिल्म में ही एक्सरे की जो इमेज है वो दिखाई देती है, तो अपन कहेंगे कि जो फिल्म को उसको प्रोसेस करेंगे तब दिखाई देगी, तो उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जाता है। मैनुअल प्रोसेसिंग जो होती है उसमें पहले केमिकल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं उसको, मैनुअली अपन उसको केमिकल प्रोसेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, जो पहले किया जाता था, कन्वेंशनल फिल्म प्रोसेसिंग भी बोलते हैं इसको।
तो इस नाम से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें डेवलपर होता है, ठीक है, इसमें रिंजिंग होता है, फिक्सर होता है, वोटर होता है और ड्राइंग स्टेप भी होता है इसमें, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इसमें ये सारी चीजें होती है। एक फिल्म प्रोसेसिंग जो होता है उसमें ये दो तरह का होता है, एक तो मैनुअल हो गया जो यूज करते हैं जनरली, उसके बाद में और एडवांस तरीका आया कि इसको और कैसे फिल्म को प्रोसेस करें, तो मैंने कहा कि वो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग जो होती है ना बच्चों, ये ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग भी कई बार पूछ ली जाती है कि इसके क्या क्या इसके सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रेडियोग्राफिक जो इमेज होती है उसकी कुछ एरर्स होती है, वो एरर्स भी कई बार पूछी जाती है। और मैंने कहा शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, व्यूइंग कंडीशंस क्या होती है, देखने की कंडीशंस क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये है डार्क रूम प्रोसीजर्स के बारे में। तो अपन ने बच्चों क्या क्या चीज देखी है, अपन ने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है डीआरटी फर्स्ट ईयर का। उसके बाद में सिलेबस के बारे में देखा है कि सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीआरटी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, टाइम कितना लगता है, एग्जाम्स कब होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, एक बार में साल में एक बार ही होता है एग्जाम्स। उस एग्जाम भी 3 स्टेप में होता है, वो चीज अपने आपको बताई गई कि थ्योरी का होता है, वो 4 पेपर होते हैं, 400 नंबर का, पासिंग मार्क्स 45 नंबर होते हैं भाई, लेकिन अपने को 45 नंबर से बढ़ना है भाई, ठीक है। आपको पता है आरपीएमसी कॉपी किस तरह से चेक होती है, डॉक्टर्स वगैरह ही चेक करते हैं, ठीक है। ये चल रहा है, इसके भी अब के पैटर्न कब सुधरेगा, इसके ये है कि इसका जो क्राइटेरिया है कॉपी चेक करने का पता नहीं क्या है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि काफी कम मार्क्स रहता है, काफी ठीक है, काफी अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका अब ये है कि इसको पेपर्स को लिखते किस तरह से हैं, क्या चीजें हैं, हर चीज मायने रखती है, वो सारी चीजें आपको, ठीक है। एक चीज ये है कि इसमें क्या है कि सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है, कि सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, लिखने का तरीका किस तरह से होता है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी नंबर कम आते हैं लोगों के, ठीक है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली वो सारी चीजें पढ़नी है, और एक स्ट्रेटेजिकली सारी चीजें पढ़नी है, सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है, और वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है। सारा सब कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास में टाइम कम है, लेकिन आपको अगर बढ़िया नंबर लाने हैं, स्कोर करना है, तो वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अपन ने इस सारी चीजों के बारे में बताया आपको। बच्चों आपको मैं बताऊं कि आपको हर पेपर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है कि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में आपको देखना है, पेपर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपको कोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको विजय एजुकेशन में एक बैच चल रहा है बच्चों रिसेंटली, ठीक है, ये डीआरटी फर्स्ट ईयर कोर्स न्यू बैच जो है वो 990 में आपको ये मिल सकता है, आप घर बैठे इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई क्लासेस वगैरह का इश्यू होता है, जाने का इश्यू होता है, तो आप उस ड्यूरेशंस में ये बैच आप ले सकते हैं। इसमें सारे कोर्स कराए गए हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताया गया है, पेपर्स कैसे सॉल्व होते हैं ये चीजें बताई गई है विद सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से कोर्स करवाया गया है, सारी चीजें हैं, किस तरह से आपको लिखना है वो सारी चीजें के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच को, और आज के लिए यही इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस एंड गुड लक।